बहू की छोटी बहन से ससुर ने चलाया चक्कर। रात के 2 बज रहे थे। सुधीर अपने कमरे में बैठा हुआ था। सुधीर के हाथों में उसकी पत्नी सुनीता की फोटो थी। अरे आज तो मैं गए हुए पूरे 10 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल की बात हो। लोग कहते हैं सुधीर सिंह के पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, गाड़ियां, पर सच कहूं ये सब अब बेकार लगता है। मैं अंदर से कितना अकेला हो गया हूं, ये कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी मन करता है सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। अब ये दर्द सहा नहीं जाता सुनीता, बिल्कुल नहीं। सुधीर फोटो देखते हुए रोने लगते हैं। अगले दिन सुबह का समय था। सुधीर हॉल में सोफे पर बैठे हुए, तभी विशाखा चाय लेकर आती है और श्रुति ऑफिस के लिए तैयार होकर वहां आती है। लीजिए पापा जी, आपकी कड़क वाली स्पेशल अदरक की चाय, एकदम वैसी ही जैसी आपको पसंद है। और ये बिस्कुट भी लीजिए। जीती रहो बहू, तुम्हारी चाय पीते ही दिमाग की सारी नसें खुल जाती है। गुड मॉर्निंग पापा जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आज क्लाइंट के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है। आपकी बीपी की दवाई खत्म होने वाली थी ना, मैं लौटते समय मेडिकल स्टोर से लेती आऊंगी। आप प्लीज टाइम पर नाश्ता कर लेना। हाँ हाँ बेटा, तू जा, अपना ख्याल रखना और बाहर का ज्यादा मत खाना। श्रुति वहां से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। हॉल में सुधीर और उनकी माँ शांति देवी बैठी हुई थी। तभी विशाखा खाना लेकर वहां आती है। अरे सुधीर, ये डॉक्टर भी ना लूटने बैठे हैं बस। 3,500 का चश्मा बनवा दिया, पर मुझे तो अभी भी सारी चीजें धुंधली दिख रही हैं। अब तो मैं बस लोगों की आवाज से ही उन्हें पहचान सकती हूँ। शक्ल तो मुझे साफ दिखती ही नहीं है किसी की। ये लीजिए गरम गरम रोटियां और आपकी पसंद की तोरी की सब्जी। पापा जी, आप भी खाना शुरू कीजिए। अगर कुछ और चाहिए हो तो बस एक आवाज लगा देना, मैं किचन में ही हूँ। अरे वाह विशाखा, आज तो मजा आ गया। माँ, मेरी दोनों बहुएं किसी हीरे से कम नहीं है। श्रुति बाहर का मोर्चा संभाल लेती है और विशाखा घर को स्वर्ग बना के रखती है। मुझे कभी कुछ कहना नहीं पड़ता, सब अपने आप टाइम पर मिल जाता है। अरे मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो ऐसी बहुएं इस घर में आई। हाँ ये तो है, पर अब मेरी आंखों का भी कुछ करवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं बहू की जगह पड़ोसन को गले लगा दूं। सुधीर और विशाखा शांति देवी के इस बात पर हंस पड़ते हैं। रात का समय हो जाता है। आदित्य और विशाखा सोने की तैयारी कर रहे थे। सुनो विशाखा, आज पापा थोड़ा उदास लग रहे थे। जब से माँ गई है उन्होंने हमें बड़े लाड प्यार से पाला है, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उनका खास ख्याल रखो, उन्हें कभी ये न लगे कि वो इस घर में अकेले हैं। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना। पापा जी को जो चाहिए होता है मैं उनके बोलने से पहले ही कर देती हूँ। आखिर वो मेरे भी तो पिता ही हैं। अरे मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, बस उनका खाना और दवाइयाँ टाइम पर देना। माँ के जाने के बाद पापा ने बहुत कुछ झेला है, अब उन्हें बस आराम और हमारी जरूरत है। अगले दिन दोपहर विशाखा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसके फोन पर उसकी छोटी बहन मानवी का फोन आता है। हाँ मानवी, बोल क्या हुआ? अभी क्यों फोन किया? तुझे पता है ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी में कितनी बिजी रहती हूँ। दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है और ये खांसी। अरे यार मानवी, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। यहाँ घर में 10 काम फैले पड़े हैं। पापा जी को खाना भी देना है। तू हमेशा गलत टाइम पर फोन करती है। चल अभी फोन रख, मैं बाद में फ्री होकर खुद कॉल करूंगी। विशाखा फोन काट देती है। कुछ समय बीत जाता है, रात हो जाती है। विशाखा बस सोने ही जा रही थी, तभी मानवी का फोन आ जाता है। क्या है मानवी, अब क्यों फोन किया? तुझे पता नहीं कि रात हो गई है और मैं सो रही हूँ। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे कहूँ। देख मानवी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करते हैं ना आराम से। अभी फोन रख और सो जा। विशाखा फोन काटकर सो जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 3 बज रहे थे। सुधीर अपने कमरे में अभी जाग रहे थे। वो उठकर छत पर घूमने चले जाते हैं। मैं थक गया हूँ, ये दिखावे की मुस्कुराहट अब और नहीं की जाती। बच्चे खुश हैं, घर में सब अच्छा है, पर मैं अंदर से मर रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे बुला लो सुनीता, मुझे अपने पास बुला लो। सुधीर रात भर सोते नहीं है और ऐसे ही रोते रहते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। विशाखा सुधीर के लिए खाना ला रही थी। तभी अचानक वो गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए आदित्य जी, घबराने की कोई बात नहीं है, बस बहुत ज्यादा कमजोरी है, पर इन्हें कम से कम 1-2 महीने का पूरा बेड रेस्ट चाहिए। कोई भी भारी काम बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। लो जी, हो गया कल्याण। अब 1-2 महीने इस घर का काम कौन करेगा? श्रुति तो सुबह उठती ही ऑफिस निकल जाती है और दादी से तो खुद चला नहीं जाता। पापा का खाना, उनकी दवा, ये सब कौन देखेगा? अरे आप अपना बीपी हाई क्यों कर रहे हो? आप टेंशन मत लो,
मैं अपनी छोटी बहन मानवी को बुला लेती हूँ। वैसे भी वो घर पर फ्री ही बैठी है। जब तक मैं ठीक नहीं होती वो घर का सारा काम एकदम संभाल लेगी। हाँ यार विशाखा, ये एकदम तूने सही सोचा। उसे आज ही फोन करके बुला ले। रात का समय हो जाता है। सुधीर अपने बेड पर बैठे हुए थे। कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें पता है ना। मुझे ये दिन आज भी वैसे ही याद है। तुम्हें हमेशा से अपने जन्मदिन पर मंदिर में शांति पूजा करवाना और गरीबों को खाना खिलाना अच्छा लगता था। कल मैं वही सब करूंगा। एक बहुत बड़ी पूजा रखवाऊंगा और सबको बुलाऊंगा। बस कमी रहेगी तो सिर्फ तुम्हारी। अगले दिन सुबह एक बड़े मंदिर में सुनीता के जन्मदिन की पूजा चल रही थी। पूरा परिवार वहां बैठा हुआ था। भगवान, मेरी सुनीता जहां भी हो उसे हमेशा खुश रखना। पापा प्लीज मत रोइए ना। मम्मी ऊपर से आपको ऐसे रोते हुए देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पापा, रिया सही कह रही है। हम सब है ना आपके साथ में। कुछ समय बीत जाता है। पूजा लगभग खत्म होने वाली थी। तभी वहां मानवी आ जाती है। उसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। सुधीर की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो एकदम हैरान हो जाता है। दीदी आप यहाँ हैं? मैं सीधा घर गई थी पर वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि आप सब लोग मंदिर में पूजा के लिए आए हैं, तो मैं सीधा बैग लेकर यहीं आ गई। अरे तू एकदम सही टाइम पर आई है मेरी हीरोइन। मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। देख मेरी तो हालत ठीक नहीं है। अब तुझे ही इस पूरे घर के काम और पापा जी की सेवा का जिम्मा उठाना है। कर लेगी ना? अरे दीदी आप फिक्र क्यों करते हो, मैं हूँ ना। सारे काम मैं अकेले ही एकदम सुपर वुमन की तरह संभाल लूंगी। आप बस अपना रेस्ट करना। कुछ समय बीत जाता है। पूजा खत्म हो गई थी। अब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे मानवी, सुनो जरा। जी बोलिए। वो तुम लोग घर निकलो। विशाखा, मुझे और मानवी को मंदिर के ट्रस्टी से प्रसाद का थोड़ा हिसाब किताब देखना है। कुछ काम बचा है, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है पापा जी। मानवी तू आ जाना आराम से, मैं जा रही हूँ। पूरा परिवार वहां से चला जाता है। सुधीर और मानवी एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रात को सब सो रहे थे। मानवी चुपके से सुधीर के कमरे में जाती है और बहुत देर बाद कमरे से लौटती है। अगले दिन सुधीर और मानवी तैयार होकर कहीं जा रहे थे। अरे पापा जी आप दोनों सुबह सुबह इतने टिप टॉप तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे बहू, वो घर का राशन पानी सब खत्म हो गया था ना, तो वही लेने जा रहा हूँ। और मैंने सोचा मैं जा ही रहा हूँ तो इस मानवी को भी साथ ले जाता हूँ। ये सामान उठाने में थोड़ी बहुत मदद कर देगी। राशन? पापा जी अभी 10 दिन पहले ही तो आदित्य ने महीने भर का राशन लाकर भरा है। फिर अब आप कौन सा राशन लेने जा रहे हैं? अरे नहीं बहू, वो कुछ और डिब्बे खत्म हो गए हैं जो आदित्य नहीं लाया था। चलो मानवी बेटा, देर हो रही है। सुधीर मानवी को लेकर जल्दी से चला जाता है। उधर श्रुति की एक होटल में मीटिंग थी। वो वहां गई हुई थी। तभी उसकी नजर मानवी और सुधीर पर पड़ती है, जो कि वहां बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अरे ये ससुर जी और मानवी यहाँ होटल में क्या कर रहे हैं? सुबह तो ससुर जी कह रहे थे कि राशन लेने जा रहे हैं, फिर ये राशन की दुकान का कौन सा नया ब्रांच खुल गया भाई? कुछ तो गड़बड़ है। श्रुति उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। समय बीत जाता है। रात हो गई थी। विशाखा पानी पीने किचन में आती है। तभी उसे छत से किसी के हंसने की दबी आवाजें आती हैं। वो छत पर जाकर देखती है जहां मानवी और सुधीर एक साथ खड़े हुए थे। थैंक यू सुधीर जी, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी है। सुधीर जी? अरे बाप रे, ये ससुर जी से सीधा सुधीर जी कब बन गए? ये बुढ़ा मेरी बहन को पक्का फंसा रहा है। कल ही इसकी क्लास लेती हूँ। अगले दिन शाम का समय था। श्रुति ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी श्रुति देखती है कि पास ही एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर सुधीर और मानवी खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। ये लो, कल कॉफी पी रहे थे एक साथ और आज आइसक्रीम खा रहे हैं। ससुर जी की तो एकदम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी चल रही है। श्रुति अपना फोन निकालती है और सुधीर मानवी के 1-2 फोटो क्लिक कर लेती है। अब आएगा मजा। ये प्रूफ मैं अभी विशाखा को दिखाती हूँ। घर आकर श्रुति विशाखा के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है और फोटो भी दिखाती है। लो विशाखा मैडम, देख लो अपनी भोली भाली बहन के कारनामे। ससुर जी के साथ वनीला आइसक्रीम का मजा लिया जा रहा है। अरे आइसक्रीम तो छोड़ो, मैंने तो कल रात को इन दोनों को छत पर छुप छुप कर मिलते हुए देखा है। और एक रात तो ये ससुर जी के कमरे से 1 घंटे बाद बाहर निकली थी। मुझे दाल में कुछ तो काला लग रहा है विशाखा, हमें इन पर नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन श्रुति और विशाखा मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी वहां उन्हें सुधीर और मानवी दिखते हैं जो कि शॉपिंग कर रहे थे। वो देखो, हमारे ससुर जी शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी मेरी मानवी के साथ। चलो इनके पीछे चलते हैं। सुधीर और मानवी मॉल से सीधा जू पहुंचते हैं और वहां बहुत टाइम बिताते हैं। विशाखा और श्रुति बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रही थी। लगता है ससुर जी का तो एकदम दिमाग खराब हो गया है। मेरी बहन को भी
कभी मॉल कभी चिड़ियाघर घुमा रहे हैं। लगता है ससुर जी को इस उम्र में जवानी का जोश चढ़ा है। बहुत बुरा फंसेगी तुम्हारी बहन। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सुधीर हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए बाहर से आते हैं और सीधा मानवी के कमरे में चले जाते हैं। हॉल में श्रुति, विशाखा और रिया बैठी हुई थी। रिया, देख तेरे पापा का नया कारनामा। रात के अंधेरे में सेंटा क्लॉज बनकर सीधा मानवी के कमरे में घुसे हैं। रिया गुस्से में उठकर मानवी के कमरे के दरवाजे के पास जाती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है। अंदर सुधीर बैग से एक सुंदर सा डिजाइनर सूट निकालकर मानवी को दे रहे थे और दोनों हंस रहे थे। इनकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। मेरी उम्र की लड़की को सूट गिफ्ट कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? पागल हो गई हो क्या रिया? अभी अंदर जाएगी तो ससुर जी कहेंगे कि मैं तो बेटी समझकर दे रहा था। वो उल्टा हमें ही डांट देंगे कि हमारी सोच गंदी है। अभी सही टाइमिंग का इंतजार कर। अगली सुबह छत पर मानवी और सुधीर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी विशाखा कपड़ों की बाल्टी लिए छत पर आ जाती है। विशाखा के आते ही दोनों एकदम से अलग हो जाते हैं। क्या बात है पापा जी, मेरे आते ही कैसे एक दूसरे से दूर दूर हो गए, और मेरे आने से पहले दोनों एकदम पास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इन्हें लगता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अरे बहू, मैं थोड़ा टहलने आया था, मौसम का हाल देखना। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। सुधीर वहां से चले जाते हैं। मानवी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। ये बुढ़ा मेरी बहन को बिगाड़ने में लगा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस मानवी को यहाँ बुलाकर। आज रात को ही उसे वापस गांव भेजती हूँ। रात का समय हो जाता है। विशाखा अपने कमरे में थी, मानवी भी उसके साथ थी। विशाखा गुस्से में मानवी का सामान पैक कर रही थी। देख मानवी, अब मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं पूरे घर का काम अकेले कर सकती हूँ। तेरा यहाँ का वीजा अब खत्म हो गया। सुबह की ट्रेन पकड़ और शांति से गाँव वापस जा। अरे दीदी, आप मुझे ऐसे धक्के मारकर क्यों निकाल रही हो? अभी आप पूरी तरह ठीक कहाँ हुई हो? डॉक्टर ने 2 महीने बोला था ना। और वैसे भी मैं गांव जाकर क्या करूंगी? मम्मी तो बुआ के यहाँ गई हैं। मैं इतने बड़े घर में अकेली बोर हो जाऊंगी। तू बोर हो रही है या यहाँ पर एंटरटेनमेंट कुछ ज्यादा ही मिल रहा है? देख मानवी, मुझे सब समझ आ रहा है कि तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तू कल सुबह की पहली गाड़ी से जा रही है, बस बात खत्म। मैं कहीं नहीं जा रही दीदी, मुझे आपकी मदद करनी है और मैं यहीं रहूंगी। आपको जो सोचना है सोचो। मानवी ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को सुधीर हॉल में अपने 2 पुराने दोस्तों शर्मा जी और वर्मा जी के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी विशाखा उसके सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। लीजिए शर्मा अंकल, खाइए। वैसे शर्मा अंकल, आपको पता है आपके ये दोस्त आजकल एकदम जवान फिल्म के शाहरुख खान बन रहे हैं। अरे विशाखा बहू, क्या बात कर रही हो? हमारा सुधीर और जवान, ये तो घुटने के दर्द से परेशान रहता था। अरे अंकल जी, घुटने का दर्द तो बस कहने को है। आजकल तो एकदम बिंदास हो गए। घर में मन कहाँ लगता है इनका। कभी 5 स्टार होटल की कॉफी पी जा रही है, कभी चिड़ियाघर में बंदर देखे जा रहे, और वो भी एकदम यंग कंपनी के साथ। अरे भाई सुधीर, इस उम्र में तुझे पोते पोतियों के साथ मंदिर जाना चाहिए और तू होटलों में घूम रहा है। अरे भगवान की उम्र में एनिमल फिल्म का हीरो क्यों बन रहा है भाई? ये अच्छी बात थोड़ी है। अरे नहीं यार, वो तो बस ऐसे ही। बहू, तुम अंदर जाओ और किचन का काम देखो। विशाखा मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। श्रुति और विशाखा को नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वो छत पर टहल रही थी। तभी वो नीचे देखती है कि सुधीर और मानवी खड़े हुए हैं। मानवी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, वो बहुत खुश लग रही है। विशाखा, देख अपनी बहन को किस तरह शॉर्ट ड्रेस पहनकर खड़ी हुई है। लगता है दोनों कहीं जा रहे हैं। सुधीर जी, जल्दी चलिए, क्लब में नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आज तो सच में बहुत मजा आने वाला है। हाँ, चलो, देर हो रही है, जल्दी बैठो। सुधीर और मानवी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। दीदी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये बुढ़ा मेरी बहन को नाइट क्लब लेकर जा रहा है। इसके खुद के दांत हिल रहे हैं और ये क्लब में जा रहा है। इसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं कि ससुर जी और तुम्हारी बहन मानवी का कुछ तो चल रहा है। अगली सुबह सुधीर हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अरे विशाखा बहू, आज चाय में इतनी देर क्यों हो रही है? जरा जल्दी ले आओ। विशाखा किचन से एक हाथ में चाय का कप लेकर आती है और गुस्से में चाय का कप टेबल पर रखती है। लीजिए पापा जी, पी लीजिए अपनी चाय। वैसे मुझे तो लगा था कि रात भर नाइट क्लब में डिस्को डांस करने के बाद अब आप सीधा लंच ही करेंगे। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए पापा जी। वैसे तो आपसे एक पानी का ग्लास नहीं उठता। कहते हो घुटनों में ताकत नहीं है और आधी आधी रात को मेरी छोटी बहन को लेकर शॉर्ट ड्रेस में क्लब घूमने कहाँ चले जाते हो?
वो तुम गलत समझ रही हो बहू। मैं कहाँ घूम रहा हूँ। वो तो बस थोड़ा सा काम हो गया था इसलिए मैं गया था, और वैसे भी मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुधीर ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर आदित्य, विशाखा, सौरभ, श्रुति और रिया बैठे खाना खा रहे थे। तभी सुधीर वहां आते हैं और खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं। और सौरभ बेटा, आज ऑफिस में कैसा रहा दिन? बहुत थक गया होगा ना तू? सौरभ बिना कुछ बोले अपनी थाली उठाता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही सब करते हैं और सब अपनी थालियां लेकर सुधीर को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। टेबल पर सिर्फ सुधीर, विशाखा और मानवी रह जाते हैं। चल मानवी, यहाँ इस टेबल पर अब हमारे लायक कुछ नहीं बचा है। हम कमरे में बैठकर खाएंगे। नहीं दीदी, आप जाओ, मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगी। ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, एक दिन बहुत पछताएगी। विशाखा गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन की बात है, सुबह का समय था। मानवी बाहर से वॉक करके लौटी हुई थी, तभी वो अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। विशाखा जल्दी से उसके पास आती है। सुधीर भी वहां आता है। अरे मानवी, क्या हुआ तुझे? अभी तो ठीक ठाक बाहर से लौटी थी, फिर अचानक क्या हो गया तुझे? मानवी, अरे क्या हुआ तुझे? अरे तू ठीक तो है ना? ये भगवान, क्या हो गया इस बेचारी को? मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? पापा जी, थोड़ा पीछे हटिए। आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? ये मेरी सगी बहन है, घबराना मुझे चाहिए, लेकिन मैं भी इतनी परेशान नहीं हूँ। आप ही क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? बस थोड़ी कमजोरी होगी, इसे अक्सर ऐसा होता रहता है। नहीं बहू, तुम्हें नहीं पता, इसकी ज्यादा तबीयत खराब लग रही है, डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, मैं सब समझ रही हूँ कि ये ओवर एक्टिंग वाली केयर किस लिए हो रही है। बहुत बेकार है ये बुढ़ा, इससे तो मुझे अपनी बहन को दूर ही रखना पड़ेगा। मैं इसे इस बुढ़े के जाल में फंसने नहीं दूंगी, लेकिन ये चालाक तो बहुत है। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। आदित्य बाजार में कुछ लेने आया था, तभी उसकी नजर होटल के अंदर बैठे हुए सुधीर और मानवी पर पड़ती है। अरे, ये मेरी आंखों का धोखा है? क्या ये सच में पापा जी और मानवी है? लेकिन ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य ध्यान से देखता है। सुधीर एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत सा गिफ्ट मानवी को दे रहा था। सुधीर बहुत ही इमोशनल कुछ बोल रहा था और मानवी उसकी बातों को एकदम से ध्यान से सुन रही थी। इसका मतलब विशाखा सही कह रही थी। वो मुझे बार बार सच बता रही थी और मैं बेवकूफ पापा पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। मैंने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पापा जी, जो हमें हमेशा आदर्श सिखाते थे, वो इस उम्र में ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। घर के एक कमरे में श्रुति और विशाखा, आदित्य, सौरभ और रिया एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। मुझे तो लिटरली घिन आ रही है ये सब देखकर। ससुर जी को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। उनकी उम्र कहाँ और उस मानवी की उम्र कहाँ? मानती हूँ कि पत्नी के जाने के बाद अकेलापन होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ अपना रिलेशन शुरू कर दो। ये तो बेकार बात है, बहुत बेकार। अरे मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने अपनी बहन को यहाँ बुलाया। एक तो वो भोली है, दुनियादारी की उसे ज्यादा समझ नहीं है, हमेशा घर के अंदर बंद ही रही है, और ये बुढ़ा अपनी बातों में उसे फंसा रहा है। मुझे तो ऑफिस में दोस्तों को मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। अगर ये बात बाहर फैल गई ना, तो हमारी तो पूरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे पापा जी के बारे में? पापा जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। पापा को तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं है। आजकल तो बस उस मानवी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तभी बाहर से मानवी के हंसने की आवाज आती है। पांचों हैरान हो जाते हैं। फिर वे सब सुधीर के कमरे के पास पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर सुधीर अलमारी से कुछ सामान निकालकर मानवी को दे रहा था। ये सुनीता की पायलें है और ये उसका फेवरेट नेकलेस और साड़ी। वो इन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। तुम इन्हें एक बार पहन कर देखना मानवी, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। सच में ये तो बहुत सुंदर है। अगर मैं इन्हें पहनूंगी तो इनमें मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। पांचों ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। भाई, पापा ने तो हमें आज तक माँ की वो अलमारी छूने तक नहीं दी। अगर हम गलती से उसे टच भी कर देते थे तो वो हम पर इतना गुस्सा करते थे कि कुछ पूछो ही मत। और इस लड़की को माँ के गहने दे रहे हैं। सच में पापा जी तो बिल्कुल बदल गए हैं। देख रही हो विशाखा, तुम्हारी भोली बहन ने तो ससुर जी की पूरी तिजोरी ही हैक कर ली है। अब तो उसे हमारी सासू माँ का सारा सामान मिल जाएगा और मुझे तो लगता है कि प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा भी उसके नाम हो जाएगा। सच में, जो सामान ससुर जी ने हमें आज तक छूने नहीं दिया, वो सामान अब मानवी को दे रहे हैं। सच में, और देखो तो मानवी कैसे बत्तीसी दिखा रही है। कितनी खुश लग रही है वो इस बुढ़े के साथ। अगली सुबह का समय। सुधीर हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी पर न्यूज सुन रहे थे। तभी श्रुति वहां आती है।
सच में आजकल तो जमाने को क्या हो गया है। इज्जत कमाने में तो लोगों की उम्र निकल जाती है, पर उसे गंवाते टाइम लोग अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करते। सो शेमफुल। श्रुति ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी सौरभ और आदित्य भी ऑफिस जाने के लिए वहां आते हैं। बिल्कुल सही कह रही थी श्रुति, कुछ लोग तो 60 की उम्र में भी अपने आप को जवान समझ रहे हैं। आजकल बूढ़े लोगों पर ज्यादा जवानी चढ़ रही है। जिस उम्र में लोगों को भजन करना चाहिए उस उम्र में लोग नाइट क्लब होटल घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आदित्य और सौरभ ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। सुधीर जी उन्हें देखते ही रह जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी विशाखा चाय और नाश्ता लेकर वहां आती है। ये लीजिए पापा जी, चाय और नाश्ता। वैसे चाय तो मैंने बहुत कड़क बनाई है। आपको पता है ससुर जी, आजकल लोग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म ज्यादा देख रहे हैं। तभी तो बुढ़े लोग शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता। शाहरुख खान की तो बात ही अलग है। विशाखा ये बोलकर वहां से चली जाती है। पता नहीं इन बच्चों को आज क्या हो गया है, सुबह सुबह कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं सब। मेरे से इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं? कई दिनों से इन सब का व्यवहार भी बदल गया है। सुधीर ये सोचते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी वहां मानवी आती है और उनके पास बैठ जाती है। अरे आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? और ये देखिए आपका नाश्ता एकदम ठंडा हो रहा है। ऐसे टेंशन लेंगे तो काम कैसे चलेगा? जल्दी से ये सैंडविच खाइए। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर में कुछ अजीब सा माहौल लग रहा था। अरे आप दीदी और बाकियों की टेंशन मत लो, वो लोग तो हमेशा ऐसे ही बिग बॉस के एपिसोड की तरह लड़ते रहते। आप मुस्कुराओ, आप पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। मानवी की बात सुनकर सुधीर खुश हो जाता है और जोर से हंसने लगता है। अगले दिन सुबह सभी हॉल में बैठे थे। तभी सुधीर और मानवी तैयार होकर वहां आते हैं। सुधीर के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। अरे 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 अरे, ये कहाँ की तैयारी हो रही है पापा जी? ये सूटकेस पैक करके आप मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे वो कुछ इम्पोर्टेंट काम था विशाखा। मेरा जो पुराना बिजनेस है ना, उसी के सिलसिले में कुछ लेने देने का मामला अटका है। बस उसी के लिए बाहर जा रहा हूँ। बिजनेस का काम है तो घर के आदमियों को ले जाइए ना, मानवी को क्यों ले जा रहे हैं साथ में? अरे तुम सबके सब तो ऑफिस और घर के काम में बिजी रहते हो, तुम लोग फ्री कहाँ हो? इसीलिए मैं मानवी को लेकर जा रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा ख्याल रख लेगी और थोड़ा बहुत मेरी मदद कर देगी। चलो मानवी, देर हो रही है। सुधीर और मानवी वहां से चले जाते हैं। 3-4 दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय था। घर के हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। तभी सुधीर और मानवी वापस घर लौटते हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। लो जी, आ गए हमारे सस्ते शाहरुख खान टूर करके। इस उम्र में भजन गाना चाहिए और ये गा रहे हैं सैयारा तू तो बदला नहीं है। शर्म आनी चाहिए ससुर जी को ये सब करते हुए। अरे विशाखा, आजकल के बुढ़ों पर ना जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। ना दुनिया का डर, ना खानदान की इज्जत की फिक्र। शर्म तो जैसे बाजार में बेच कर आ गए हैं। सही कह रही हो, आजकल का जमाना बदल गया है। सुधीर सबकी बातें अनसुनी करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रात होते ही हॉल में विशाखा, श्रुति और रिया सोफे पर बैठी थी। तभी दरवाजा खुलता है। सुधीर और मानवी हाथों में कई शॉपिंग बैग्स लिए हंसते हुए अंदर आते हैं। दोनों काफी खुश दिख रहे थे। फिर सुधीर जल्दी से कमरे में चले जाते हैं और मानवी उनके पीछे पीछे चली जाती है। देख रही हो इतने बैग्स? मुझे तो लग रहा है ससुर जी ने पूरा का पूरा शोरूम ही खरीद लिया है। सच में पापा जी को शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? मानवी उनकी बेटी की उम्र की है और वो उसके साथ रिलेशन में है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। विशाखा, अब मुझे कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है। कुछ तो चल रहा है, कुछ तो बड़ा गेम खेल रहे हैं इन दोनों के बीच में। अगले दिन सुधीर और मानवी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। विशाखा, श्रुति और रिया चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। मानवी, उस बिल्डिंग का काम तो लगभग पूरा होने वाला है। तुम मानोगी नहीं मैं कितना खुश हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना, मेरी तो जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा। सच कहूँ तो इतने सालों बाद अब लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी जीना सीख रहा हूँ। हाँ, मैं भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाय राम, सुन लिया सबने बिल्डिंग बनवा रहे हैं ससुर जी। कहीं ससुर जी ने मेरी बहन के नाम कोई फ्लैट तो नहीं कर दिया? लगता है ससुर जी प्यार में पागल हो गए हैं। अगली सुबह सुधीर और मानवी तैयार होकर कहीं जा रहे थे। दोनों के हाथों में वो सारे शॉपिंग बैग्स थे जो वो खरीद कर लाए थे। तभी पूरा परिवार, आदित्य, सौरभ, विशाखा, श्रुति और रिया उनका रास्ता रोक लेते हैं। पापा, सुबह सुबह ये इतने सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे वो हम लोग ना एक शादी में जा रहे हैं। हाँ, वो हमारे एक रिश्तेदार की शादी है ना आज। अच्छा जी, रिश्तेदार की शादी? तो क्या हम लोग इस घर में किराएदार हैं जो हमें इनविटेशन नहीं मिला? अरे नहीं बहू, दरअसल वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त के लड़के की शादी है। तुम लोगों से नहीं जानते, और ये सारी शॉपिंग उसी की शादी के लिए की थी। तो तुम सब लोग अपने अपने ऑफिस जाओ, फालतू में परेशान मत हो। चलो मानवी, हम लेट हो रहे हैं।
सुधीर मानवी के साथ वहां से चले जाते हैं। पापा झूठ बोल रहे हैं। चिल गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे कल रात ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए मैंने मानवी के शॉपिंग बैग में एक लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था। अब हम इनकी लाइव लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तभी वहां एक डिलीवरी बॉय आता है। मैडम, ये सुधीर सर का पार्सल है। मुझे शहर के बाहर वाले पुराने फार्म हाउस पर देना था। मैं वहां गया तो वहां एकदम शादी का माहौल था, टेंट और फूल लगे थे, पर सर कहीं दिखे नहीं तो मैंने सोचा घर पर दे दूं। मुझे एड्रेस पता था इसलिए मैं यहाँ देने आ गया। डिलीवरी बॉय पार्सल देकर वहां से चला जाता है। क्या शादी का माहौल? हाय मेरी मैया, ये बुढ़ा तो आज मानवी से शादी करके ही मानेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो जल्दी सब लोग वहां चलते हैं। ट्रैकर की मदद से पूरा परिवार शहर के बाहर फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। फार्म हाउस अभी बन रहा था। पूरा परिवार गुस्से में अंदर जाता है। अंदर पूरा शादी का माहौल था। पंडित खड़ा हुआ था, मंडप लगा हुआ था, मानवी शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी। पापा, ये सब क्या है? सुधीर और मानवी सभी घर वालों को देखकर हैरान रह जाते हैं। पापा, ये क्या तमाशा है? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस उम्र में आप अपने से आधी उम्र की अपनी बेटी जैसी लड़की से शादी कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था ससुर जी को बुढ़ापे में कबीर सिंह वाला बुखार चढ़ा है, पर ससुर जी इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। वेरी शेमफुल। अरे इस बुड्ढे को क्या सुना रहे हो? सारी गलती इस कलमू ही की है। विशाखा मानवी को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी वहां आर्यन शेरवानी पहने हुए अपने दोस्त के साथ आ जाता है। रुकिए, आप अपना हाथ नीचे कीजिए। आप मानवी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। ए हीरो, तू कौन है बीच में बोलने वाला? और ये शेरवानी पहनकर तू यहाँ एंट्री क्यों मार रहा है? क्योंकि मैं मानवी का होने वाला पति हूँ। मेरा नाम आर्यन है और आज मेरी और मानवी की शादी है। पापा, ये क्या कह रहा है? अगर मानवी की शादी इससे हो रही है तो आप यहाँ इस मंडप में क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम लोगों ने बिना सच जाने मुझे मुजरिम बना दिया। जब मैंने मानवी को पहली बार मंदिर में देखा तो मैं चौंक गया था। वो बिल्कुल तुम्हारी माँ मेरी सुनीता जैसी दिखती है। जवान उम्र में मुझे सिर्फ पैसा कमाने और बड़ा बिजनेस खड़ा करने का जुनून था। मैंने कभी फैमिली को वक्त नहीं दिया। सुनीता की बहुत सी ख्वाहिशें थी। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे अकेलेपन की वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती रही और बिना अपने सपने पूरे किए मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मुझे एक पंडित जी ने बताया कि अगर मैं सुनीता के वो अधूरे सपने पूरे कर दूं तो शायद मुझे शांति मिल जाए और मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं। इस बच्ची का सपना था डॉक्टर बनने का, पर गांव में घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उसका एडमिशन एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में करवाया है। पूरा परिवार ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। पापा जी, अगर ये बात है तो वो जो आप इसे महंगे गिफ्ट्स दे रहे थे और उस दिन जो आप दोनों रात को नाइट क्लब गए थे, उसका क्या? वो गिफ्ट्स मैं इसे आर्यन को देने के लिए दे रहा था। और रही बात नाइट क्लब की, तो मैं कार में बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अंदर क्लब में मानवी आर्यन से मिलने गई थी, क्योंकि आर्यन शहर छोड़कर जा रहा था कुछ दिनों के लिए। तो वो जो आप लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, और उस बिल्डिंग का क्या चक्कर है? विशाखा, मानवी की तबीयत बहुत खराब थी। तुमने उसकी लगातार खांसी देखी ही होगी, इसलिए मैं उसे इलाज के लिए विदेश ले गया था। ये फार्म हाउस मैंने मानवी और आर्यन की शादी के लिए तैयार करवाया है। पीछे जो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और उसकी हेड डॉक्टर बनेगी मानवी आर्यन से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए मैंने खुद ये रिश्ता करवाने का फैसला लिया। हमें माफ कर दीजिए पापा, हम कितने गिरे हुए हैं कि हमने आप पर शक किया। कोई बात नहीं बच्चों, हर एक गलतफहमी हो जाती है, पर हमेशा याद रखना, अगर एक आदमी और औरत साथ हंस रहे हैं या घूम रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा अफेयर नहीं होता। उनके बीच कोई अच्छा रिश्ता भी हो सकता है। तुम लोग मुझसे सीधा पूछते तो मैं सीधा जवाब दे देता। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं कितनी अंधी हो गई थी। तू मुझे फोन पर अपनी बीमारी के बारे में बताना चाह रही थी और मैंने फोन काट दिया। मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। अरे दीदी, आप क्यों रो रहे हो? आप बुरी नहीं हो, मैंने सब भुला दिया। आज मेरी शादी है, अब आप लोग ऐसे रोगे तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बिल्कुल, आज तो फुल पार्टी होगी। तो फिर देर किस बात की है? अरे पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। आर्यन और मानवी की शादी हो जाती है और सब लोग एक साथ बहुत खुश होते हैं।